हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस बंकर्स पर। दोस्तों 2014 का टीजीटी नेचुरल साइंस का पेपर हम सॉल्व कर रहे थे, बायोलॉजी पोर्शन। तो ये उसका सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हम 164 क्वेश्चंस कर चुके थे, अब 165th क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेप्टीलिया। ठीक है, तो रेप्टीलिया की कैरेक्टरिस्टिक आपसे पूछी जा रही है। देखिए, पहला ऑप्शन है लंग ब्रीदिंग, ठीक है, होती है, सही है। पेंटाटेक्टाइल, ठीक है। कवर्ड बाय स्केल्स, बिल्कुल ठीक है। वेंट्रिकल्स इनकम्प्लीटली डिवाइडेड इनटू टू, वेंट्रिकल्स की बात हो रही है, टोटल नंबर ऑफ हार्ट चैम्बर की बात नहीं, केवल वेंट्रिकल्स की हो रही है, तो हाँ, इनकम्प्लीटली डिवाइड होता है, ये सही चीज़ है। देन उसके बाद में लिखा हुआ है एमनियन एनक्लोजेस द एम्ब्रियो, ये भी ठीक है। तो आपसे ये पूछा, ये करेक्ट आंसर होना चाहिए। बाकी हम देख लेते हैं एक बार, बाकी ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। पॉइक्लोथम्स सही है, पेंटाडेक्टाइल ठीक है। हाईली ग्लैंडुलर नहीं होती स्किन दोस्तों। मतलब ग्लैंडुलर स्किन होती है, बट दे आर वेरी वेरी नो लेस। ठीक है, तो हाईली ग्लैंडुलर स्किन नहीं है, ग्लैंडुलर सिस्टम इतना अच्छा नहीं होता। बाकी 3 चैम्बर्ड हार्ट तो ठीक है, न्यूक्लिएटेड आरबीसी तक भी ठीक है चीज़ें, लेकिन ये चीज़ गलत हो गई, इसलिए एक्वाटिक स्पिंडल शेप्ड बॉडी, स्किन विद स्केल एंड ग्लैंड विल प्रेजेंट 2 चैम्बर्ड हार्ट तो नहीं होता, तो ये तो यहाँ गलत हो गया। सबेशियस ग्लैंड, ये सबेशियस ग्लैंड इन द स्किन, फोर लिम्ब भी नहीं होते, तो ये भी आपका यहाँ पर रॉन्ग हो गया। तो पहला वाला आंसर आपका करेक्ट है दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 166, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्किन ऑफ मैमल्स। ठीक है, तो एपिडर्मिस इज मेड अप ऑफ स्ट्रेटम कॉर्नियम, बिल्कुल सही। मालपीजियन लेयर इज कंपोज ऑफ लिविंग सेल, हाँ, मालपीजियन जो है वो ठीक है, ये होती है। ठीक है, मालपीजियन होती है, फिर स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम होती है, ग्रेनुलोसम के बाद ल्यूसिडम होती है, कॉर्नियम होती है ना। तो इस तरीके से है, तो यहाँ पर ये भी ठीक है, करेक्ट है, लिविंग सेल्स होती है मालपीजियन लेयर। ये हम जब स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे ना, तब उसको देखेंगे। सी ऑप्शन है, एपिडर्मिस एंड डर्मिस आर डेराइव्ड फ्रॉम एक्टोडर्म एंड मीजोडर्म, ये चीज़ भी ठीक है दोस्तों। लेकिन आपसे पूछा है कि इसमें गलत क्या है, नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक। दोस्तों नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक में जो हमारा आंसर जाएगा वो ये जाने वाला है, कवर्ड बाय डर्मल स्केल्स, है ना, क्योंकि यहाँ डर्मल स्केल्स से कवर्ड नहीं होती, फिशेस वगैरह में होते हैं डर्मल स्केल्स दोस्तों, एक्सोस्केलेटन के लिए। ठीक है, तो ये इसलिए यहाँ पे इसका आंसर डी जाएगा। 167 क्वेश्चन देखिए, पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज यूज्ड टू। ठीक है, ये नॉर्मल हमारी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है, तो किस लिए यूज़ होती है आपको पता है? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो यूज़ होती है वो मेनली जो आपके न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं उनके फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करने के लिए होती है। ठीक है, लार्जर स्मॉलर ये सब सेपरेट करने के लिए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होती है। तो पहला है आइडेंटिफाइंग अननोन सब्सटेंस एंड मेजर द मास ऑफ द मॉलिक्यूल, देयर स्ट्रक्चर एंड केमिकल फार्मूला में सेपरेट स्मॉल न्यूक्लिक एसिड्स ऑफ डिफरेंट मॉलिकुलर मास, तो ये इसलिए यूज होती है। ठीक है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट होने वाला है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 168 देख लेते हैं, क्रैब साइकिल इन माइटोकॉन्ड्रिया टेक्स प्लेस इन। देखिए, क्रैब साइकिल जो होती है दोस्तों वो मैट्रिक्स में होती है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होती है। इसके बाद जब क्रैब साइकिल हो जाती है दोस्तों, उसके बाद ये ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये जो होता है ये इनर मेम्ब्रेन में होता है। ठीक है, तो जब क्रैब साइकिल की बात करेंगे तो क्रैब साइकिल तो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में ही होता है। देन क्वेश्चन नंबर 169 पर आ जाते हैं दोस्तों। ये हमारा केमिस्ट्री का क्वेश्चन हो गया, इसको केमिस्ट्री क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। 170 क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिसोर्सेज कैन बी रिसाइकिल्ड। ठीक है, ये तो सिंपल क्वेश्चन हो गया भाई, रिसाइकलिंग के लिए पेट्रोल की रिसाइकलिंग हो नहीं सकती, है ना, कोल नहीं हो सकता, आयरन हो सकता है दोस्तों। ठीक है, चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 171 देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट्स की कैरेक्टरिस्टिक दोस्तों पूछी गई है। टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स, ठीक है, ये दो होती हैं। इसमें से आपको मैं बता दूं, जो टी लिम्फोसाइट्स हैं ये सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं। कैसी? सेल मीडिएटेड। ठीक है, तो सेल मीडिएटेड होती है तो ह्यूमरल इम्यूनिटी तो नहीं होती, तो पहला तो ऑप्शन गलत गलत होगा दोस्तों, है ना। हमसे पूछा है कि टी लिम्फोसाइट के बारे में कौन सी चीज़ ठीक है यानी सही है,
तो ह्यूमरल इम्यूनिटी नहीं होती, कैसी होती है? सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होती है। ये क्लास 12th में डिजीज वाले चैप्टर में गिवन है, एनसीईआरटी में भी गिवन है। देन बी ऑप्शन देखिए, एक्वायर इम्यूनो कॉम्पिटेंस इन द बोन मैरो। देखिए इम्यूनो कॉम्पिटेंसी जो है इम्यूनो डेफिशिएंसी का उल्टा है, ठीक है। इम्यूनो डेफिशिएंसी में क्या होता है? इम्यून सिस्टम वीक होता है। इसमें क्या होता है? इम्यून सिस्टम इम्प्रूव होता है, एनहांस होता है दोस्तों। तो ये जो मैच्योरिटी गेन करती हैं टी लिम्फोसाइट्स, ये थाइमस में गेन करती हैं, इसीलिए इसका नाम टी है, टी फॉर थाइमस है, इसीलिए इनका नाम टी लिम्फोसाइट्स है दोस्तों। तो बोन मैरो में कौन करती हैं सर? बोन मैरो में बी लिम्फोसाइट करती हैं। तो ये ऑप्शन भी इसके लिए गलत है, क्योंकि यहाँ अगर बोन मैरो की जगह थाइमस लिखा होता तो ये करेक्ट हो जाता। सी ऑप्शन देखिए, सिक्रीट एंटीबॉडीज अगेंस्ट एंटीजेंस। तो ये सिक्रीट नहीं करती बल्कि करवाती हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है कि जो इसका आंसर है दोस्तों वो फोर्थ जाना चाहिए, ठीक है। फोर्थ आंसर इसका करेक्ट होना चाहिए मेरे हिसाब से। दोस्तों इसमें ना टी लिम्फोसाइट्स जो हैं ये 4 तरह की होंगी, तो यही करेक्ट मुझे लग रहा है। वैसे तो आप मैं बता देता हूँ 4 कौन कौन सी होती हैं। टी लिम्फोसाइट्स में 4 हैं। एक तो आपकी होगी टी हेल्पर सेल, ठीक है, ये आपने देखा होगा। तो ये टी हेल्पर सेल्स ही होती हैं जो एड्स वाला वायरस जिनको डिस्ट्रॉय करता है सबसे पहले। एक होती है टी किलर सेल्स, ठीक है, टी हेल्पर हो गई, टी किलर सेल हो गई। एक होती है टी सप्रेसर सेल जो इम्यून सिस्टम को सप्रेस करती हैं, ठीक है, सप्रेसर। और दोस्तों एक होती है टी मेमोरी सेल्स जो याद रखती हैं कि भाई ये वाला पर्टिकुलर वायरस या पर्टिकुलर बैक्टीरिया हमारी बॉडी में अंदर पहले भी आ चुका है। तो इस तरीके की 4 सेल्स जो है टी लिम्फोसाइट्स में मिलती हैं। तो मेरे हिसाब से इसका ऑप्शन डी जाना चाहिए दोस्तों, है ना। नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनली इन एन एनिमल सेल हैज़ द फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिंग लार्जर एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंटरसेलुलर पार्टिकल एंड ऑटोलिसिस। तो दोस्तों इसका आंसर तो आप जानते ही हैं, अभी हम सेल बायोलॉजी पढ़ ही रहे हैं, तो इसमें हम लाइसोसोम्स को ही बोलते हैं सुसाइडल बैग्स, ठीक है, इसीलिए बोलते हैं क्योंकि उनके पास में क्या होते हैं? ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट 173। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन मुझे लगा, इसमें टाइम भी अच्छा खासा खर्च हुआ होगा जिन्होंने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा। तो इसमें मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इन डॉग्स डार्क कोट इज डोमिनेंट, है ना, डार्क कोट जो कलर है वो डोमिनेंट है ओवर एल्बिनो, यानी 2 कलर हैं, एक तो है हमारे पास डार्क, ठीक है दोस्तों, एक है एल्बिनो। ये 2 कलर है, एल्बिनो जो है वो वाइट हो गया, डार्क हो गया, ठीक है। शॉर्ट हेयर इज डोमिनेंट ओवर द लॉन्ग हेयर, यानी कि यहाँ 2 कैरेक्टर दे रखे हैं, एक तो हेयर और दूसरा कलर। तो आपसे पूछा है इन दीज इफेक्ट्स आर कॉज्ड बाय 2 इंडिपेंडेंट सेग्रीगेटिंग जीन्स। से अच्छी बात है कि दोनों इंडिपेंडेंट है, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो मेंटल का लॉ है वो काम कर जाएगा। व्हाट विल बी द फिनोटाइप फॉर ऑफस्प्रिंग्स एक्सपेक्टेड फ्रॉम अ क्रॉस ऑफ अ हेट्रोजाइगस डार्क शॉर्ट एंड एल्बिनो लॉन्ग पेरेंट्स। तो यहाँ पे दोस्तों क्रॉसिंग करके दिखानी पड़ेगी। ये कह रहा है कि हेट्रोजाइगस डार्क शॉर्ट, डार्क यानी कलर, शॉर्ट बोले तो हेयर की बात हो रही है। तो डार्क शॉर्ट के लिए पहले तो हम इनके लिए क्या ले लेते हैं, इनके लिए पहले हम एलील्स को देख लेते हैं कि किस तरीके से लेंगे। तो क्योंकि हमारा जो डार्क कलर है वो डोमिनेंट है, तो डार्क के लिए हम कैपिटल डी ले लेते हैं, एल्बिनो के लिए हम स्मॉल डी ले लेते हैं। तो जो कलर का करेक्टर हुआ, ठीक है, अगर वो कोई डोमिनेंट है, टोटली प्योर होगा तो डी डी कैपिटल डी, और टोटल एल्बिनो होगा तो क्या होगा? स्मॉल डी स्मॉल डी। हेट्रोजाइगस कंडीशन में क्या होगा? कैपिटल डी स्मॉल डी, ये हेट्रोजाइगस होगा, ठीक है। दूसरा कलर क्या है? दूसरा है आपका हेयर वाला। तो हेयर के लिए हमने देखा कि शॉर्ट हेयर है और लॉन्ग हेयर है। कैपिटल आपने ले लिया एस, ये आपने ले लिया शॉर्ट हेयर के लिए क्योंकि ये डोमिनेंट है, और लॉन्ग हेयर के लिए आपने स्मॉल एस ले लिया, ठीक है। तो इस तरीके से अगर कैपिटल कैपिटल एस है तो ये डोमिनेंट वन है, स्मॉल स्मॉल एस है तो ये आपका लॉन्ग हेयर वाला है। तो अब क्रॉसिंग के लिए देखिए क्या करेंगे, है ना। अब देखते हैं दोस्तों पेरेंट कैसे हैं। पेरेंट हैं हेट्रोजाइगस डार्क शॉर्ट, इस चीज़ को ध्यान दें। तो हेट्रोजाइगस है और डार्क शॉर्ट है, तो डार्क कलर है, तो डार्क कलर कब होगा दोस्तों? डार्क कलर तो डोमिनेंट वाला है ना, तो हेट्रोजाइगस पहले ही बोल दिया, तो ये बना आपका कलर के लिए डी और स्मॉल डी, हेट्रोजाइगस हो गया।
और शॉर्ट बोल रहा है वो, तो शॉर्ट का मतलब एस और स्मॉल एस, ठीक है। इसको क्रॉस कराना है किसके साथ, एक एल्बिनो लॉन्ग पेरेंट के साथ। तो एल्बिनो तो कैसा है भाई, ये वाला जो है ये रिसेसिव कैरेक्टर है और लॉन्ग भी रिसेसिव कैरेक्टर है, तो इसको हमें क्रॉस कराना है स्मॉल एस स्मॉल डी से। तो ये क्रॉसिंग करा सकते हैं आप, ये क्रॉसिंग करा करके जो भी आएगा वो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो कैसे क्रॉसिंग कराएंगे, देखिए यहाँ पे एक स्मॉल एस है, कैपिटल है, तो यहाँ से जो चार आएंगे गैमेट्स कितने बनेंगे इसमें से, इस पेरेंट के चार। कैसे, एक कैपिटल एस कैपिटल डी स्मॉल एस कैपिटल डी, ठीक है, कैपिटल एस स्मॉल डी और स्मॉल एस स्मॉल डी, तो ये चार इसके बने। ऐसे ही इसके जो बनेंगे दोस्तों वो एक ही गैमेट बनेगा स्मॉल डी वाला, बस। अब इसको क्या करिए आप, इसको सॉल्व कर लीजिए। तो कैपिटल एस डी डी, यानी ये तो पेरेंट ही आ गया एक तरीके से, स्मॉल एस कैपिटल डी स्मॉल डी, ठीक है। देन उसके बाद में कैपिटल एस स्मॉल एस, है ना, डी और डी, और स्मॉल एस डी डी। तो यहाँ देखेंगे तो आप ये वाला जो पेरेंट होगा ये डार्क शॉर्ट होगा, ठीक है। ये वाला जो पेरेंट होगा ये कैसा होगा, ये वाला, क्योंकि दोनों स्मॉल स्मॉल एस है तो यहाँ पर ये कैसा होगा, डार्क लॉन्ग होगा, ठीक है। डार्क तो कैपिटल डी डार्क लॉन्ग हो जाएगा। ये वाला जो पेरेंट होगा दोस्तों ये कैसा होगा, एल्बिनो शॉर्ट होगा, ठीक है। और ये जो होगा ये एल्बिनो लॉन्ग होगा। तो यानी कि चार तरह के हमारे पास क्या आ गए, तो 1:1:1:1 ये फिनोटाइप आया, तो ये आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। इसको आप कॉपी पर करके देख सकते हैं अपने आप से भी। और वैसे ही मैं आपको बता दूं कि ये डाईहाइब्रिड में टेस्ट क्रॉस का यही रेशियो आता है, ये उसी तरीके का क्रॉस है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 174th क्वेश्चन की तरफ। टीआरएनए डिफरेंट फ्रॉम रिमेनिंग टाइप्स, तो टीआरएनए कैसे बाकी आरएनए से अलग है, देखिए लीनियर एंड सिंगल स्टैंडर्ड है, ये कोई बात नहीं है, तो एमआरएनए भी होता है। इसके अलावा कैरियर्स इंफॉर्मेशन इन इट्स एंटीकोडोन, एंटीकोडोन तो केवल आपको टीआरएनए में ही मिलेगा, स्ट्रक्चरल आरएनए और भी हैं, ठीक है, तो ये कोई नई बात नहीं है। स्टेबलाइजेस द एमआरएनए अटैच टू द राइबोसोम्स, ठीक है, तो ये भी कोई वो नहीं, लेकिन हाँ एंटीकोडोन आपको किस पर मिलेंगे, इस पर। देखिए आपको अगर डायग्राम आपको टीआरएनए का अगर याद हो, इस तरीके का डायग्राम हुआ करता है, आपको अगर याद हो तो वाली चीज़, ये आपका टीआरएनए का डायग्राम है दोस्तों। इसमें ये वाला जो लूप होता है दैट इज एंटीकोडोन लूप, है ना, ये टी साई सी लूप, है ना, ये डी एच यू लूप, इस तरीके से ये वाला जो है ये केवल और केवल किसकी पहचान होती है, अडेप्टर टीआरएनए की होती है ना। टीआरएनए को और क्या बोलते हैं, क्वेश्चन भी कई बार आया दोस्तों, अडेप्टर आरएनए, क्या बोलते हैं, अडेप्टर आरएनए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 175 देखिए दोस्तों, अ फ्लाई ऑफ ड्रोसोफिला इज ट्राइसोमिक फॉर वन ऑफ द क्रोमोसोम्स ए बी सी डी, इन चारों क्रोमोसोम में से जो ड्रोसोफिला है वो किसी एक के लिए ट्राइसोमिक है। ट्राइसोमी का मतलब होता है कोई एक पर्टिकुलर क्रोमोसोम जो 3 बार रिपीट हो जाए, है ना। इसमें पूछा आपसे विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज करेक्ट फॉर दिस एनिमल, इसमें कौन सा करेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ देखो, यहाँ तो मुझे कोई ट्राइसोमी नहीं दिख रही, ठीक है, यहाँ तो सब ठीक है, नॉर्मल है। यहाँ पे देखें तो एक डी कम हो गया, तो ऐसे को मोनोसोमी बोलते हैं। ये किसका एग्जांपल हो गया दोस्तों, मोनोसोमी, एक क्रोमोसोम कम हो जाना मोनोसोमी, दो कम हो जाना नलीसोमी, ठीक है, एक ज़्यादा हो जाना ट्राइसोमी। तो ज़्यादा किस में दिख रहा है, ये, ठीक है। देखो सी वाला क्या हो गया, 3 बार है ना, तो इसका मतलब ये आंसर करेक्ट जाएगा। ये टेट्रासोमी तो इससे मतलब नहीं है, हमसे ट्राइसोमी पूछिए तो आंसर क्या जाएगा, सी जाएगा दोस्तों, राइट। क्वेश्चन नंबर 176 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज म्यूटाजेनिक एजेंट, देखो एक्सरे भी करती है म्यूटाजेन, यूवी रेज भी करती हैं, मस्टर्ड गैस भी करती हैं, तो इसका आंसर ऑल ऑफ दीज जाएगा दोस्तों। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 177, इन द एब्सेंस ऑफ लैक्टोज व्हाट इज एक्सपेक्टेड टू हैपन अकॉर्डिंग टू द लैक ऑपरेंट मॉडल। देखो यार इसमें दो चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती हैं आपको, कि यहाँ पर जो आपका लैक्टोज है वो एक्चुअली क्या है, इंड्यूसर है। यहाँ पे क्या होता है, अगर लैक्टोज प्रेजेंट है दोस्तों, तो जो रिप्रेसर है ना, जब अगर लैक्टोज प्रेजेंट है तो रिप्रेसर जो है वो उससे बाइंड हो जाता है लैक से, और यहाँ जो चीज़ें हैं वो ऑन रहती हैं, यानी कि आरएनए पॉलीमरेज ट्रांसक्राइब कर सकता है ऑपरेंड को, ऑन रहती है। यानी कि जब इंड्यूसर यानी लैक्टोज प्रेजेंट होगा
तो लैक ऑपेरॉन ऑन होता है। ऑन का मतलब क्या होता है दोस्तों कि सारे स्ट्रक्चरल जीन अपने अपने काम करेंगे। जैसे Z Y A तीनों स्ट्रक्चरल जीन है, तो वो अपने अपने काम करेंगे, यानी कि क्या क्या बन जाएगा उसमें, परमीएज बन जाएगा, वाई परमीएज बना देगा, ए ट्रांस एसिटाइलेज बना देगा, एक गैलेक्टोसाइडेज बना देगा, है ना। तो ऑन होगा अगर इंड्यूसर प्रेजेंट है यानी लैक्टोज प्रेजेंट है तो दैट विल बी ऑन, है ना। लैक्टोज ऑपेरॉन अपना काम करेगा, ऑन कहते हैं, इसे स्विच ऑन बोलते हैं। और अगर लैक्टोज एब्सेंट है तो उसे ऑफ बोलते हैं। तो यहाँ किसकी बात हो रही है, ऑफ की बात हो रही है, इन द एब्सेंस, यानी कि अगर ऑफ होगा हमारा जो ऑपेरॉन है तो जो रिप्रेसर है वो ऑपरेटर रीजन पर जाकर के बाइंड हो जाएगा और कुछ भी सिंथेसिस नहीं करने देगा। तो देख लीजिए कौन सा आंसर करेक्ट है। स्ट्रक्चरल जीन्स डिस्क्राइब फॉर द लैक्टोज परमिएबल नहीं कर पाएंगी क्योंकि एब्सेंट है ना। रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड टू द ऑपरेटर साइट, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। रिप्रेसर प्रोटीन कहाँ बाइंड हो जाएगा, ऑपरेटर साइट पर। बाकी दो आप देख लीजिएगा पढ़ के। आरएनए पॉलीमरेज इंटरेक्ट विद द डीएनए टू इनिशिएट ट्रांसक्रिप्शन, नहीं हो पाएगा रे। बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं बन पाएगा, कुछ नहीं बन पाएगा अगर ये ऑफ है तो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 178, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हेल्प इन रेगुलेटिंग जीन एक्सप्रेशन। कौन हेल्प नहीं करता है, ट्रांसक्रिप्शन बिल्कुल करता है यार, क्योंकि डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से फिर प्रोटीन बनेगा, उससे ट्रांसलेशन बनेगा, तो ये तो करते हैं। प्रोटीन डिग्रेडेशन, यार प्रोटीन अगर डिग्रेड हो गया तो जीन एक्सप्रेशन बिल्कुल स्वाभाविक रूप से रेगुलेट होंगे या मतलब डिस्टर्ब होगा। तो यहाँ पर प्रोटीन मॉर्फोलॉजी, प्रोटीन के दिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, मॉर्फोलॉजी से कोई मतलब नहीं, तो इसका आंसर क्या जाएगा, डी ऑप्शन जाएगा दोस्तों। 179, द पॉलीमरेज मॉलिक्यूल रैपिडली स्लाइड्स along the long chain of DNA. During this sliding, it come across as a promoter sequence. Choose the appropriate answer from the following situation to explain the above statement. दोस्तों यहाँ पे आपसे ये पूछा गया है कि जो पॉलीमरेज है आपका एंजाइम, ठीक है, ये रैपिडली स्लाइड कर रहा है एक स्ट्रेच पर डीएनए के। तो ऑब्वियसली जब पॉलीमरेज स्ट्रेच पर डीएनए के करता है तो ये सामने के कोड्स को पढ़ता है और उस हिसाब से एक लॉन्ग चेन बनाता है किसकी, आरएनए की, है ना। तो यहाँ पूछा है आपसे कि कौन सा जो है इसमें करेक्ट ऑप्शन है। तो ये पूछा है कि अबव स्टेटमेंट एक्सप्लेन, चूज द अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग सिचुएशन टू एक्सप्लेन द अबव स्टेटमेंट, ऊपर वाले को। बैक्टीरियल ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, इससे भी कोई मतलब नहीं है। देखिए जब पॉलीमरेज डीएनए के थ्रेड के थ्रू जाएगा दोस्तों तो वो अपना काम करेगा ही, फ़र्क नहीं पड़ता कि वो बैक्टीरियल ट्रांसक्रिप्शन की वजह से या इससे या सिग्नल इंडक्शन की वजह से, ट्रांसडक्शन की वजह से। इसका जो फ़र्क है एक्सटर्नल स्टिमुलाई से पड़ता है, ठीक है। एक्सटर्नल स्टिमुलाई मतलब उसको बाहर सीक्वेंस कैसा मिल रहा है, जिस डीएनए पर वो मूव कर रहा है, लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ डीएनए पर उसके कोड क्या है, ठीक है, उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो ये इसका ऑप्शन डी जाना चाहिए दोस्तों। 180 क्वेश्चन देखिए दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट व्हाइल एक्सप्लेनिंग द यूकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन। देखिए यूकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन के टाइम पर अगर जब आप उसको सुनेंगे कौन सी चीज़ सही है, ये पूछा गया है आपसे, ठीक है दोस्तों। इट हैज़ अ सिंगल ओरिजिन ऑफ डीएनए, नहीं यार सिंगल नहीं होती, है ना, मोर देन वन हो सकती है। डीएनए रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग ओनली वन फेज ऑफ द सेल साइकिल, ये ठीक है, ये एस फेज में ही रेप्लिकेशन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। सेल साइकिल का कौन सा फेज है जहाँ डीएनए रेप्लिकेशन होता है, एस फेज, ठीक है। ऑरिजिन रिकॉग्निशन कॉम्प्लेक्स इज नॉट वेल डिफाइंड, अरे बिल्कुल वेल डिफाइंड होता है सर, बिल्कुल वेल डिफाइंड होता है। टीलोमरेज एक्शन इज नॉट सीन, ठीक है, टीलोमरेज एक्शन जो होता है, टीलोमरेज भी एंजाइम है, ये टीलोमरेज एक्शन भी यहाँ देखने को मिलता है यूकैरियोटिक सेल्स में। तो हमारा आंसर क्या जाना चाहिए, बी जाना चाहिए, ये स्टेटमेंट इसके लिए क्या है, करेक्ट है दोस्तों। दोस्तों 180 हमने क्वेश्चन कर लिया, अभी 20 क्वेश्चन और रहते हैं इसके, ठीक है। मैंने ये एनालाइज किया इस पेपर को सॉल्व कराते टाइम कि 2014 में आपके जो क्वेश्चंस हैं वो बायोलॉजी पोर्शन से ही ज़्यादा पूछे गए हैं। इवन कितने 2018 में नहीं पूछे गए, उससे ज़्यादा क्वेश्चन मुझे लग रहा है बायोलॉजी के 2014 में पूछे गए, वो भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर मैं ये नहीं कहूँगा आप लोगों से कि ये क्वेश्चंस जो हैं बहुत इजी हैं, सिंपल हैं दोस्तों, अच्छे क्वेश्चंस हैं। हाँ कुछ क्वेश्चंस में यहाँ पे मिस्टेक्स हैं, गलतियाँ हैं, मुझे नहीं पता वो प्रूफ रीड किस तरीके से किया गया है क्वेश्चन, मतलब पेपर, लेकिन फिर भी मुझे यहाँ गलतियाँ देखने को मिली कुछ, है ना, वो मैंने आपको उसमें बता दी। लेकिन ये है दोस्तों कि स्टैंडर्ड पेपर का अच्छा था, अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए थे, और खासकर जो बायोलॉजिकल बैकग्राउंड हैं वो तो एक बारी को दे भी सकते हैं, लेकिन जो आपके मैथ्स बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए थोड़ा टिपिकल उनको लग रहा होगा। लेकिन जैसा कि मैंने बोला कि आप लोगों की रिक्वेस्ट थी तो मैंने क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके दिखाया। मेरे मेरे मैंने ये सोचा था कि मैं पहले एक बार आपको कंटेंट पढ़ा दूँ, उसके बाद क्वेश्चंस को कराऊँ, तो शायद आप आसानी से क्वेश्चंस को कर पाएँ, लेकिन क्योंकि आप लोग
कह रहे थे भाई 2014 का पेपर जल्दी दिखाइए, तो भाई मैंने उस तरीके से वीडियो ये बीच में अपना सेल बायोलॉजी की छोड़ करके ये आपको बताया मैंने। ठीक है दोस्तों, अभी 20 क्वेश्चन रहते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे का हम डिस्कस करते हैं, और ये इसमें टाइम नहीं लगेगा, ये नेक्स्ट वीडियो आपको कल मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच।